नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 की सामाजिक पाठ्य पुस्तक का भूमंडलीकृत विश्व को बनाना, जो इतिहास वाली बुक है, उसका चैप्टर हम नोट्स की सहायता से देखने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है रेशम मार्ग, जिसको बोलते हैं सिल्क रूट। ठीक है, तो आपसे इसमें 1+1+2 यानी कि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर का अतिलघुरात्मक और 2 नंबर का जो है लघुरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रेशम मार्ग किसे कहते हैं? तो एशिया के विभिन्न भागों को एक दूसरे से तथा एशिया को यूरोप व अफ्रीका के भागों को जोड़ने वाला जो मार्ग है उसको बोलते थे रेशम मार्ग या सिल्क रूट। और ये जो मार्ग था वो ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म के पहले से लेकर के और 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। इसी रास्ते से भारत व जो मध्य पूर्वी एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, जो वहाँ पर जो है कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुँचते थे। वापसी में सोने चांदी यूरोप से एशिया में पहुँचते थे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इससे रेशम को ही निर्यात करते थे, इससे कपड़े और मसाले भी बेचते थे। और रिटर्न में जो जहाज़ खाली आता था उसमें क्या मंगा लिए जाते थे? सोने और चांदी के आभूषण। कहाँ से? यूरोप से एशिया में पहुंचते थे। ठीक है, इसी मार्ग से चीनी रेशम सिल्क पश्चिमी देशों को भेजा जाता था। ठीक है, तो चीनी रेशम जो है शुरुआत में जब ये इस मार्ग की खोज हुई तब इस मार्ग से ही क्या पश्चिमी देशों का मतलब यूरोपीय देशों को क्या भेजा जाता था? चीनी रेशम। इसलिए इसका नाम पड़ा रेशम मार्ग या सिल्क रूट। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि रेशम मार्ग को समझाइए तो आपको ये 2-3 लाइनें जो भी लिखी हैं इनको लिख देना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस महाद्वीप में पहुंच गया था? तो अमेरिका महाद्वीप में पहुंच गया था। ये आपसे पूछा जाए अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की। यूरोप के लोग किस शहर को सोने का शहर कहते थे? तो एल डोराडो शहर को जो है यूरोप के लोग सोने का शहर कहते थे, क्योंकि यहाँ अत्यधिक मात्रा में जो है सोने की खदानें थी। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन बन गया था? तो उस समय यूरोप जो महाद्वीप है वो विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। नेक्स्ट है विभिन्न देशों के बीच परस्पर तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण की अगर परिभाषा पूछी जाए कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर तीव्र एकीकरण क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। नेक्स्ट है यूरोपीय सेनाओं ने किनके दम पर अमेरिका को अपने अधीन कर लिया था? तो चेचक के दम पर। तो एक बीमारी थी चेचक की बीमारी, तो यूरोपीय देशों में विशेष रूप से स्पेन का नाम आएगा। तो उन्होंने जो है अमेरिका में चेचक वायरस को फैला दिया। अब यूरोप के लोगों में तो वो एंटीबॉडी थी, इसलिए वहाँ के लोगों को तो दिक्कत नहीं आई, लेकिन अमेरिका की जो जनसंख्या है उन्होंने पहली बार इस बीमारी को देखा था, तो उसका इलाज संभव नहीं होने के कारण वहाँ की लगभग काफ़ी सारी जो आबादी है वो चेचक के दायरे में आकर के मर गई थी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की में 3 तरह के प्रवाह होते हैं। तो व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। यानी कि दो देशों के बीच में तो व्यापार होता है, ये श्रम यानी कि एक देश के मजदूर दूसरे देश में जाते हैं काम करने के लिए, और पूंजी का प्रवाह, एक देश दूसरे देश में पूंजी लगाता है व्यापार करने के उद्देश्य से। तो 3 प्रकार के प्रवाह होते हैं, व्यापार, श्रम और पूंजी। नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ क्या था? बड़े भूस्वामियों के दबाव पर यूरोपीय सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। यानी कि बाहर से जो खाने के लिए मक्का मंगाई जाती थी उस पर क्या लगा दी? पाबंदी। जिन कानूनों के सहारे पाबंदी लगाई गई उन्हें कॉर्न लॉ कहा गया। अब मक्का बाहर से आ नहीं रही है तो मक्का की क्या होगी? शॉर्टेज हो गई। इससे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ गई तथा उद्योगपति और लोगों ने सरकार पर कॉर्न लॉ को समाप्त करने का दबाव बनाया। अब कॉर्न लॉ के समाप्त हो जाने पर क्या हुआ? बाहर से जो मक्का थी वो आने लग गई, इसलिए खाद्य पदार्थों को आयात किया जाने लगा। और आयातित जो खाद्य पदार्थ है उसकी लागत ब्रिटेन में पैदा हुए खाद्य पदार्थ से क्या थी? कम थी। बाहर से आने वाली जो मक्का थी वो सस्ती थी और वहाँ जो किसान उगा रहे थे उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। तो निश्चित रूप से जो लोग हैं वो सस्ती मक्का को ही खरीदेंगे, इसलिए वहाँ के जो किसान थे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। तो इस प्रकार से कॉर्न लॉ के बारे में जब पूछा जाए आपसे कॉर्न लॉ को समझाइए क्या था, तो आप ये लाइनें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन में 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग कहाँ जाकर बस गए थे? तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जाकर के बच गए थे काम की तलाश में। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था कब सामने आ चुकी थी? 1890 तक जो है वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। कैनाल कॉलोनी क्या थी? तो ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती ज़मीन को, मतलब परती ज़मीन कौन सी ज़मीन जो किसी काम की नहीं थी, उस ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि गेहूँ और कपास की खेती की जा सके। तो ऐसी ज़मीन जो किसी काम की नहीं थी तो वहाँ पर क्या करा सरकार ने? ताकि गेहूँ कपास की खेती की जा सके, सरकार ने क्या किया कि पंजाब के जो लोग थे उनको यहाँ ला करके बसाया और इन स्थानों पर पंजाब के अन्य इलाकों से लोगों को लाकर बसाया गया। तो इस जो लाकर बसाया गया उस कॉलोनी को क्या बोला गया? कैनाल कॉलोनी। ठीक है, इन बस्तियों को कैनाल कॉलोनी या नहरी बस्ती कहते थे। सन 1885 में यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप को आपस में बांट लिया था? तो अफ्रीका महाद्वीप को आपस में बांट लिया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में चेचक जैसे कीटाणु किस देश के सैनिकों के हथियार थे? तो स्पेन के थे या फिर यूरोप महाद्वीप के देशों के थे। ठीक है, इन्होंने चेचक से संबंधित जो ग्रसित जो रोगी थे उनको कहाँ छोड़ दिया था? अमेरिका देश में, इसलिए वहाँ की आधी आबादी ज़्यादा साफ हो गई थी।
रिंडरपेस्ट, तो ये एक बीमारी है जो मवेशियों में फैली थी। देखो अफ्रीका में 1890 के दशक में मवेशियों यानी पशुओं में फैली अफ्रीकियों का जीवन जो है इन मवेशियों के सहारे ही चलता था। अब बीमारी कहाँ फैली है? पहले बात तो अफ्रीका महाद्वीप में फैली। अफ्रीकियों का जीवन था वो मवेशियों के सहारे ही चलता था, क्योंकि वो खेतीबाड़ी और जानवरों को पालने का काम ही करते थे। पूर्वी अफ्रीका में इरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों के पेट भरने के लिए, अब बीमारी कैसे आई, अफ्रीका में कैसे फैली? तो इरिट्रिया एक देश है, तो उस पर हमला कर रहे थे कौन? इतालवी सैनिक, यानी कि इटली के सैनिक। उनको पेट भरने के लिए एशियाई देशों से क्या भेजे जाते थे? जानवर, तो मांस खाते थे। और उन जानवरों में कोई जानवर ऐसा चला गया जिसको रिंडरपेस्ट बीमारी थी, और वहाँ जाकर के बीमारी फैल गई। रिंडरपेस्ट से 90% मवेशी मर गए तथा अफ्रीकियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि उनका पूरा जीवन था जो किस पे टिका हुआ था? पशुओं के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से रिंडरपेस्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट है अनुबंधित। रिंडरपेस्ट से 90% मवेशी मर गए। ठीक है, अनुबंधित श्रमिकों जिनको क्या बोलते थे? गिरमिटिया, को कितने वर्षों के लिए जो है ले जाया जाता था? 5 सालों के लिए दूसरे देशों में काम करने के उद्देश्य से इनको अनुबंध के ऊपर ले जाया जाता था, जिनको बोलते थे गिरमिटिया मजदूर। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को कहाँ ले जाते थे? तो भारत के जो मजदूर थे इनको ले जाते कैरिबिया द्वीप पर। अब कैरिबिया द्वीप में कौन कौन से द्वीप समूह शामिल थे? एक तो था त्रिनिदाद, एक था गुयाना और एक था सूरीनाम। ठीक है, और मॉरिशस और फिजी देशों में भी इनको ले जाया जाता था। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस जो निकलता था उसका नाम क्या था? होसे। इमाम हुसैन के नाम पर होसे नाम दिया गया था। चटनी म्यूजिक कहाँ का लोकप्रिय था? तो ये त्रिनिदाद और गुयाना जो देश हैं इनमें कौन सा म्यूजिक फेमस था? चटनी। और ये जो म्यूजिक है, ये म्यूजिक हो या चाहे ये जुलूस हो गया, तो यहाँ से जो गिरमिटिया मजदूर गए थे भारत से अन्य देशों से, तो उन्होंने वहाँ एक सांस्कृतिक कल्चर जो है वो डेवलप कर लिया, तो उसी के आधार पर ये म्यूजिक था चटनी म्यूजिक। ठीक है, भारत में अनुबंधित श्रमिक संबंधी प्रावधान कब समाप्त कर दिए गए? 1921 में जो है ये प्रावधान समाप्त कर दिए गए। इसके बाद बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? सन 1914 में, अगस्त 1914 में प्रारंभ हुआ। और 2 शक्तियाँ सम्मिलित थी इसमें। एक को बोलते हैं मित्र राष्ट्र। इसमें कौन कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस देश शामिल थे। और वर्सेस यानी कि दूसरी तरफ कौन कौन था भाई? केंद्रीय शक्तियाँ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन तुर्की। तो एक तरफ तो ये सारे देश थे, एक तरफ ये सारे देश थे। आपसे पूछा जा सकता है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो आपको याद होना चाहिए ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। आपसे पूछा जाए केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन तुर्की। 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। ठीक है, इसके बाद वृहद उत्पादन पद्धति के प्रणेता कौन थे? अब वृहद उत्पादन पद्धति क्या होती है? पहले बात तो एक जैसे कारखानों में एक बेल्ट चलती है कि कारें बन रही है, किसी व्यक्ति विशेष का एक पर्टिकुलर काम रहता है कि ये स्क्रू को लगाना है या एक गेट लगाना है, वही काम वो करता है। एक बेल्ट चल रही है, यहाँ आदमी खड़े हुए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो एक बेल्ट चलती पूरी की पूरी, है ना, कन्वेयर बेल्ट इसको बोलते हैं। और इस प्रकार से जो हुआ कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेनरी फोर्ड। इसने दिमाग में सोचा कि एक कार को बनने में वैसे मान लो पूरे दिन भर लग रहा है, तो इसने इस काम को एक बेल्ट के माध्यम से डिवाइड कर दिया। तो बाद में पता चला कि 3 मिनट में बन करके एक गाड़ी निकल रही है बाहर कारखाने से। तो 3 मिनट में एक गाड़ी कारखाने से बाहर बन के निकल रही थी, इसलिए इसको बोलते थे वृहद उत्पादन पद्धति, यानी कम समय में ज़्यादा उत्पादन कारों का होने लग गया था। ठीक है, तो हेनरी फोर्ड है, इसके नाम पर फोर्ड कार भी आती है। वृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार कौन सी थी? टी मॉडल थी। ठीक है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुई? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई 1929 से, जब हमारे यहाँ लाहौर अधिवेशन हुआ था, तभी जो है आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। इसके बाद में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? किस पर पड़ा? अमेरिका पर। 1929 आर्थिक मंदी के क्या कारण रहे? तो अब विश्व के दृष्टि से देखा जाएगा कि मंदी जो है, मंदी का मतलब क्या हुआ? तो उत्पादन की सबसे पहला कारण था उत्पादन की अधिकता। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन होने के कारण उनकी कीमतें गिर गई, फलस्वरूप किसानों की आय में कमी हो गई। इसलिए अपनी आय का स्तर बढ़ाने के लिए किसानों ने और अधिक उत्पादन किया, इससे बाजार में कृषि उत्पाद बढ़ गए और कीमतें घट गई। तो मंदी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा है, खरीदार कम है उनको लेने के लिए, इसलिए दाम गिर गया वस्तु का। दूसरा कारण था ऋणों में गिरावट। 1920 के दशक में बहुत सारे देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी ज़रूरतें पूरी किया करते थे। तो अमेरिका जो एक कर्जदाता देश के रूप में था, परंतु क्या हुआ, संकट के चलते अमेरिका को जब लगा कि पूरे विश्व में मंदी का माहौल है और यदि हमने किसी देश को कर्जा दिया, ऋण दिया, वह वापस नहीं आने वाला, तो अमेरिका ने कर्ज लेना बंद कर दिया। इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ा। तो 2 प्रमुख कारण थे ये आर्थिक मंदी के। ठीक है, ये विश्व की बात कर रहे हैं। अब पूछा जाए अगर मान लो कि आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो 1928 से 34 के बीच में आयात निर्यात जो है घटकर आधा रह गया। गेहूं की कीमतें 50% गिर गई और परसन की कीमतें 60% तक गिर गई। सरकार ने लगान वसूली में भी छूट देने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय किसका शासन था? अंग्रेजों का। तो एक तो गेहूं की कीमतें 50% गिर गई, परसन की कीमतें 60% गिर गई, आयात निर्यात आधा रह गया और सरकार ने जो है टैक्स कम करने से मना कर दिया। किसान दिनों दिन कर्ज में डूबते चले गए, जमीन सूदखोरों के पास गिरवी रख दी गई और घर के गहने जेवर भी बिक गए। तो ये सारी समस्याएं जो है भारत में हुई। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन।
तो कब हुआ? जुलाई 1944 में हुआ। कहाँ हुआ? न्यू हैम्पशायर, अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर यह सम्मेलन हुआ। अब यहाँ क्या हुआ? विदेश व्यापार में जो लाभ और घाटे से निपटने के लिए, जो भी घाटा हुआ था देशों को, तो उससे निपटने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या शॉर्टकट में बोलेंगे हम IMF की स्थापना की गई। तो पूछा जाए IMF की स्थापना कब की गई? तो जुलाई 1944 में की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण का मतलब जब विश्व युद्ध चला तो उसके बाद में जो है काफ़ी सारा नुकसान हो गया, तो उसका निर्माण करने के लिए वापस मकान टूट गए, बिल्डिंगें टूट गई, कारखाने टूट गए, तो उनका निर्माण करने के लिए वापस से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की गई, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में विश्व बैंक की स्थापना की गई। तो दो संस्थाओं की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक है विश्व बैंक, दोनों ध्यान रखना। इसी कारण से जो है विश्व बैंक तथा IMF को ब्रेटन वुड्स ट्विन या कहते हैं ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको कि ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहते हैं? गलत छप गया, ब्रिटेन नहीं आएगा, ब्रिटेन आएगा। ठीक है, तो किसको कहते हैं? एक तो कहते हैं IMF को और एक कहते हैं विश्व बैंक को। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व बैंक तथा IMF ने कब औपचारिक रूप से काम करना प्रारंभ कर दिया था? 1947 से। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब से इन्होंने काम करना प्रारंभ कर दिया। 1944 में स्थापना हुई, 47 से वर्किंग करना चालू कर दिया। IMF तथा विश्व बैंक के किसी भी फैसले को कौन वीटो कर सकता था? वीटो का मतलब होता है कि मना करना, यानी अब वीटो का परिभाषा देख लेते हैं पहले कि वीटो अधिकार प्राप्त देश वीटो अधिकार के सहारे किसी भी प्रस्ताव को असहमति व्यक्त करते हुए निरस्त करवा सकता है। अर्थात मान लो जो संस्थाएं हैं विश्व बैंक और IMF, अब ये मान लो किसी देश की मदद कर रही हैं, अब जिस देश के पास वीटो है, जैसे अमेरिका के पास में मान लो वीटो है, तो अमेरिका चाहे कि भाई नहीं उस देश की मदद नहीं करनी है, तो उसने अगर असहमति व्यक्त कर दी, यानी कि ये दोनों संस्थाएं उस देश की मदद नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो वीटो का अधिकार किसके पास था? अमेरिका के पास, क्योंकि स्थापना भी कहाँ हुई थी? अमेरिका शहर में हुई थी, अमेरिका के पास में इसका वीटो था। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर कितने % रही? तो 8% से भी ज़्यादा। देखो हम जानते हैं कि 44 में जो है इनकी स्थापना हो गई थी विश्व बैंक वगैरह की, IMF की, और 47 से इन्होंने काम करना भी प्रारंभ कर दिया था। तो 50 से 70 के बीच में जो है पूरे विश्व की जो GDP थी, विकास दर, वो 8% से भी ज़्यादा रही। ये अच्छी बात थी। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? तो एक साथ बहुत सारे देशों में व्यापार करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। यानी कि जैसे मान लो किसी कंपनी का जो कारखाना है वो अलग अलग 4-5 देशों में स्थापित है, तो उस कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाएगा। और 1920 के दशक में स्थापित की गई ये कंपनियाँ, ज़्यादातर जो सरकारें होती है वो आयात शुल्क वसूल करती थी, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना में बाधक थी। यानी कोई भी कंपनी अगर मान लो हमारे देश में कोई भी कारखाना लगाने आ रही है, तो उससे क्या होगा? हमारे देश को क्या फायदा मिलेगा? रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा। परंतु यदि हमारा देश उस पर विभिन्न प्रकार के शुल्क लगा दे कि भाई इतना तो टैक्स देना पड़ेगा आपको, तो बताइए कोई कंपनी हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आएगी क्या? नहीं आएगी। तो इसलिए तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की में स्थापना में क्या बाधक है? आयात शुल्क लगाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है G77 किन देशों का समूह है? अब पहले बात G77 क्या है? तो जो इन संस्थाओं की स्थापना की गई थी IMF तथा विश्व बैंक, तो इनका काम था कि जो छोटे छोटे देश थे, जो विकासशील देश थे, उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, तो उनकी मदद करके उनको पटरी पर लाना। परंतु बाद में इसमें भेदभाव होने लगा और उन्होंने छोटे देशों की, विकासशील देशों की मदद करने से इनकार कर दिया। इसलिए उन सभी छोटे देशों ने मिलकर जो है एक संस्था की स्थापना करी, जिसका नाम था G77। तो ये विकासशील देशों का एक समूह था G77। इस प्रकार से इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हमने नोट्स के साथ देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।